वेलकम टू MBA इजी यूट्यूब चैनल। हम लोग लीनियर इक्वेशन शुरू किए थे। लीनियर इक्वेशन की आप लोगों ने 3 या 4 लेक्चर्स आपने देख लिया है। आज हम लोग 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ और वेराइटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। देखो क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। कहता है कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स 4 पेंसिल्स एंड 5 इरेजर्स इज 37 रुपीज। 37 rupees, right? Cost of 3 pens, 4 pencils and 5 erasers is 37 rupees. Cost of 2 pens, 1 pencil and 4 erasers is 21 rupees. फिर कहता है find the cost of 9 pens and 17 pencils. क्वेश्चन पढ़ के ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि हमारे पास दो ही इक्वेशन बनने की गुंजाइश है, बिकॉज दो ही इंफॉर्मेशन दे रखा है। एक कॉम्बिनेशन 37 रुपीज का है, एक कॉम्बिनेशन 21 रुपीज का है, जबकि हमारे अननोन्स 3 होंगे, एक पेंसिल का कॉस्ट, एक पेन का कॉस्ट और एक इरेजर का कॉस्ट। तो हमारे पास इक्वेशन कम है और अननोन ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा इनफाइनाइट होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने गए इन इक्वेशंस को, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो इनफाइनाइट होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में अभी हम लोग क्या करेंगे वो हमें देखना होगा। दिस इज दी न्यू वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। मैं ये कह सकता हूँ न्यू एज इन आपके लिए, कि अगर हमारे पास इक्वेशन कम हो और अननोन ज्यादा हो तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी। पहले तो इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन ही बनाया जाता है। पेन है, पेंसिल है, इरेजर है। एक पेन की कॉस्ट आपने अज्यूम कर लिया x, एक पेंसिल का आपने कॉस्ट अज्यूम कर लिया y, और एक इरेजर का आपने अज्यूम कर लिया z। कहता है क्वेश्चन में 3 पेन्स का कॉस्ट 3x, 4 पेंसिल्स का कॉस्ट 4y एंड 5 इरेजर्स का कॉस्ट 5z, और ये सब का सम टोटल कॉस्ट इज गिवन एज 37 रुपीज, राइट। देन आगे कहता है कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स क्या हो जाएगा 2x, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज y एंड कॉस्ट ऑफ 4 इरेजर्स इज 4z, और ये कॉस्ट दे रखा है 21 रुपीज, राइट। दो इक्वेशन हमारे पास है एंड जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 9 पेन्स यानी 9x, 17 पेंसिल्स यानी 17y एंड 13 इरेजर्स सो 13z। मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है। जब ये कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालना है, दो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज आपके पास दो इक्वेशन है और अननोन 3 है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमेशा आपके इनफाइनाइट आएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो देखो, एक बहुत क्लियर कट आइडिया यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको इन्हीं दोनों इक्वेशन को कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये कॉम्बिनेशन लाना है। जब भी इक्वेशन कम हो और अननोन ज्यादा हो, उसको सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके पहले इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, दूसरे इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे ये नंबर लाना है, राइट। ये ध्यान रखना है। सो इस वाले इक्वेशन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये कॉम्बिनेशन आना चाहिए। यही आपको समझना है। अब देखो आप, ये 9 है। लुक एट दिस नंबर 9 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, 2 इज एन इवन नंबर, राइट। अब देखो, अगर यहां पे ऑड नंबर लाना है तो ऑड नंबर कैसे आता है, एक इवन और एक ऑड नंबर को ऐड करने से ऑड आता है। दो ऑड ऐड करेंगे तो हमेशा इवन आएगा, दो इवन ऐड करेंगे हमेशा इवन आएगा। सिमिलरली, दो ऑड को सब्ट्रैक्ट करोगे इवन आएगा, दो इवन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन आएगा। लेकिन यहाँ 9 ऑड आ रहा है, इसका मतलब है कि इस दोनों जो नंबर आएगा, x का कोएफिशिएंट जो दोनों आएगा, उसमें से एक कोएफिशिएंट ऑड हो जाएगा, दूसरा कोएफिशिएंट इवन हो जाएगा, और ऑड इवन को चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इन्हीं केस में क्या आएगा, ऑड ही आएगा, और यहाँ ऑड है। इससे हमारे एक ट्रायल में आसानी होगी। वी विल सॉल्व इट बाय डूइंग सम ट्रायल्स कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए। अब देखो, ये तो 2 है, 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इवन ही आएगा, तो इसी को मुझे ऑड रखना होगा। अब ये ऑड कैसे आएगा, 3 में कोई भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आएगा।
तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा दैट विल बी ऑड। अब ऑड है तो ट्रायल करते हैं 1 से। देखो अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो 3 1 जा 3 हो गया। अब 9 बनाना है मुझे, तो इसे मुझे 6 बनाना होगा, तभी तो 3 + 6 9 आएगा। तो 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1 से और 3 से। अब देखो क्या 1 और 3 से करोगे तो 9 तो मिल जाएगा, लेकिन क्या 17 और 13 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जो ऑपरेशन आप x पे करेंगे वही ऑपरेशन y पे भी होगा, वही ऑपरेशन z पे भी होगा, और देखना होगा कि वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो अगर आपने इसी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 × 1 4 हो गया, और इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 × 1 3 हो गया। तो यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 3 आया। 4 + 3 तो 7 दे देगा, जबकि है यहाँ 17, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 and 3 इज रूल्ड आउट। असी अब 1 तो नहीं हो सकता तो 3 करो। अब 3 × 3 इज 9। अब ये 9 पहले ही हो गया, तो 9 तो यहाँ पे है ही है, इसका मतलब इसको मुझे 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके ऐसा होगा। और अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही आएगा, है वहाँ 17, सो 3 इज ऑल्सो रूल्ड आउट। सो लेट अस ट्राई 5 ट्राई करके देखते हैं ना। 5 3 जा 15 है, यहाँ पे 9, तो मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15 - 6 विल गिव यू 9, राइट। अब देख लो कि क्या यही सेम ऑपरेशन y और z पे करने पे कोएफिशिएंट 17 और 13 बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो लेट्स सी 5 × 4 20, 3 × 1 3, 20 - 3 17, यू आर गेटिंग इट। Similarly 5 × 5 25, 3 × 4 12, 25 - 12 will give you 13. So everything is falling in place, so you are getting your combination right? तो ऐसे ही कर लो। 5 × 3 ये इक्वेशन हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 5 × 4 20y, और ये हो गया 5 × 5 25z, एंड दिस साइड 37 × 5 150 + 35 is 185। ठीक है, इधर ही देख लो 3 × 2 6x, then 3 × y is 3y, and 4 × 3 is 12z, and 21 × 3 is 63। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गया, ये वाला और ये वाला। इन ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर लो and you will get your answer, your combination। 15 - 6 is 9x, then 20 - 3 will give you 17y, and 25 - 12 आपका आ जाएगा 13z, and 185 - 63 will give you 122। सो आपको जो कॉम्बिनेशन है उसका वैल्यू आएगा 122। D is the right answer here। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे इक्वेशन कम हो, अननोन ज़्यादा हो, और आपको एक कॉम्बिनेशन का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आपको ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए आपका इंस्टिंक्टिवली कि हमें इन दोनों इक्वेशन को ही सूटेबली, इसी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये। पहले को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाना चाहिए। ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। If you have done enough practice, if you have practiced these types of question in exam also, it will come out instinctively। ठीक है, all right। But हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं। We are doing trials here। You are thinking that अच्छा 1 से करूँगा नहीं सेट हुआ, 3 से किया नहीं सेट हुआ, 5 से करा सेट हो गया। बट समटाइम्स ये ट्रायल करके नंबर बहुत जल्दी नहीं भी आ सकता है। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं तो ट्रायल किए जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग योर कॉम्बिनेशन राइट, देन व्हाट टू डू? इज देयर एनी अदर ऑल्टरनेट वे ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस? तो हाँ, बिल्कुल है। अगर आप पहला कोशिश आपको ट्रायल से ही करना है, अगर आपका ट्रायल से नहीं आ रहा है तो आपके पास एक दूसरा तरीका भी है, और हम दूसरे तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है? दैट इज अ फुल प्रूफ मेथड। उसमें आपको ये ट्रायल वाला नहीं रहेगा, बट कोशिश पहले ट्रायल से ही करना है, बिकॉज यहाँ जल्दी हो जाएगा। ओके, तो अगर ट्रायल नहीं करना है तो कैसे करोगे? ओके, सो लेट्स सी। हमारे पास जो दो इक्वेशन है,
हमारे पास जो दो इक्वेशन है वो क्या क्या है? वी हैव गॉट 3x प्लस 4y प्लस 5z is 37 and we have got 2x plus y plus 4z as 21 और मुझे निकालना है 9x plus 17y plus 13z की वैल्यू। नाउ पहले वाले मेथड में हम लोग ट्रायल कर रहे थे, अज्यूम कर रहे थे, देख रहे थे कुछ नंबर्स लेके कि किससे मल्टीप्लाई करें। अब मुझे वो सब नहीं करना है, मुझे देखना है डायरेक्टली निकालना है कि किससे मल्टीप्लाई करें, मैं निकाल लूँ डायरेक्ट बिना ये सब ट्रायल किए। तो क्या करोगे, यू अज्यूम कि आपने इसको सपोज लेट से k1 से मल्टीप्लाई किया, आपने इस इक्वेशन को k2 से मल्टीप्लाई किया, है ना, और आप इसको जब ऐड करोगे तो आपका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। आपको तो पता है नहीं, मुझे अभी पता है ये 5 और 3 है, बट अगर शुरू में मैं देखूं तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने इसको k1 से मल्टीप्लाई किया, इसे k2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ऐसा मैं अज्यूम करके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, अब जब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, x के कोएफिशिएंट क्या क्या होगा, यहाँ पे आएगा 3k1, यहाँ आएगा 2k2, दोनों को ऐड करोगे x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3k1 प्लस 2k2, राइट, ये हो जाएगा टाइम्स x। देन आई होप समझ में आ रहा होगा, इसको मैंने k1 से मल्टीप्लाई किया तो 3k1x हो गया, इसे मैंने k2 से मल्टीप्लाई किया तो 2k2x हो गया, दोनों को ऐड करोगे x कॉमन ले लो, 3k1 प्लस 2k2। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लो, तो 4k1 प्लस k2 टाइम्स y। सिमिलरली यहाँ पे 5k1 प्लस 4k2 टाइम्स z इज इक्वल टू 37k1 प्लस 21k2, राइट। तो ये तो समझ में आ रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 37k1 प्लस 21k2 के बराबर हो जाएगा। ओके, ना मुझे ये मालूम है कि ये जो कॉम्बिनेशन आया है ये यही कॉम्बिनेशन है, हमने यही अज्यूम किया है। सो आई नो दिस इज इक्वल टू 9, ये किसके बराबर है, 9 के बराबर। x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट 17 है, सो दिस इज इक्वल टू 17 एंड दिस इज इक्वल टू 30। सही बात है एकदम, हमने यही तो अज्यूम किया था कि इसको k1 से और इसको k2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो मेरा ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, यानी ये जो नंबर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के, वो ये मेरा यही कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब है x का कोएफिशिएंट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर। सो दिस नंबर इज 9, दिस एक्सप्रेशन इज 17, दिस एक्सप्रेशन इज, दिस कोएफिशिएंट इज 13। ऑलराइट, नाउ आपके पास k1 k2 में 3 इक्वेशंस हो गए, आप इसमें से कोई भी 2 इक्वेशन लेके सॉल्व कर लो और k1 k2 की वैल्यू आ जाएगी, और चेक कर लो तीसरा भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। हो रहा है इसका मतलब आंसर आ जाएगा, नहीं हो रहा है इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन का आंसर नहीं निकला जा सकता है, द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो अगर आपने 2 इक्वेशन से k1 k2 की वैल्यू निकाली, वो इन दोनों को तो सेटिस्फाई करेगा ही, बिकॉज आपने इन दोनों को सॉल्व किया। अब मुझे ये चेक करना जरूरी है कि तीसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर हो रहा है देन यू विल गेट योर आंसर, अगर नहीं हो रहा है देन द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑलराइट, ओके, सो इसको सॉल्व कर लो, यहीं पे सॉल्व करता हूं। 3k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू 9, x का कोएफिशिएंट, और ये जो y का कोएफिशिएंट है 4k1 प्लस k2 इज 17, है ना, इसको मैंने डबल कर दिया। बोले क्यों डबल किया, बिकॉज वहां 2k2 है, इधर भी 2k2 हो जाएगा, सबट्रैक्ट करूंगा k2 निकल जाएगा, तो इसको लिख लेता हूं डबल करके। सो 8k1 प्लस 2k2 इसको डबल किया, 8k1 प्लस 2k2 इज 17 इंटू 2 34। अब आप नीचे वाले में से ऊपर वाला सबट्रैक्ट कर लो। सो 8 minus 3 will give you 5k1, k2 gets cancelled out, and 34 minus 9 will give you 25. सो आपका k1 का वैल्यू आ गया 5, ठीक है, और यही k1 का वैल्यू आप यहाँ डाल दो तो आपका किसका आ जाएगा, k2 का भी आ जाएगा। तो देख लो k1 का वैल्यू डाल देता हूँ, 3 इंटू 5 इसी इक्वेशन में डाल दो,
3 इंटू 5 15 प्लस 2k2 is equal to 9. So 2k2 is minus 6. So k2 is minus 3. तो आपका कॉम्बिनेशन, आपका k1 k2 का वैल्यू आया 5 और माइनस 3. 5 और माइनस 3 यहाँ भी डाल के देख लो 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो 5 इंटू 5 25 और 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12. 25 माइनस 12 विल गिव यू 13. सो द थर्ड इक्वेशन इज ऑल्सो गेटिंग सेटिस्फाइड, राइट. इसका मतलब है कि हमारा ये कॉम्बिनेशन का आंसर आ जाएगा. और हमने यही तो निकाला भी था. देखो k1 का वैल्यू 5 है और k2 का वैल्यू माइनस 3 है. तो यहाँ पे हमने 3 लिया था लेकिन सब्ट्रैक्ट किया. सब्ट्रैक्ट किया मतलब ये 3 नहीं है, एक्चुअली क्या है, माइनस 3 है. तो जो हमने ट्रायल से किया वही हमारा ऐसे भी आंसर आ जाएगा. तो अगर ट्रायल में टाइम ज़्यादा लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, देन देयर इज अ वे आउट. इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो आपका आंसर भी आ जाएगा. आपका आंसर क्या होगा, 37k1. इसकी जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, 37k1 प्लस 21k2. k1 k2 आ चुका है. सो 37 इंटू k1 है 5 प्लस 21 into minus 3 will give you the same thing, 122. This will be your answer. 122 will be your answer. I hope ये समझ में आपको आया होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं अभी. तो देखो हम लोगों ने थोड़ा बहुत नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं. Let us talk about nature of solution of linear equation. Let us talk about nature of solution of linear equation. हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि अगर आपके पास इक्वेशन और अननोन्स बराबर हैं तो यूनिक सॉल्यूशन आता है. अगर इक्वेशन कम है और अननोन्स ज़्यादा हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है. हमने अभी तक यही देखा है. और इसमें लेकिन कुछ और भी बातें हैं, तो पहले उसको समझते हैं. एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, पूरा फंडामेंटल्स आपका क्लियर होगा. इसी तरह से आपको यहाँ पे हम लोग अपने वीडियोज़ के थ्रू सब पढ़ाएंगे. तो समझो जरा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज करो कि एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज 6. ठीक, एक और इक्वेशन ले लेता हूं 2x प्लस 3y प्लस 2 प्लस 4z is let's say 27. some any random equation. and then एक और इक्वेशन ले लेता हूं 5x प्लस 6y plus 7z is 45. ठीक है, और बोला जाए इसको सॉल्व करें तो कितने सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, या कितने सॉल्यूशन आएंगे. हमारा जो अभी तक का अंडरस्टैंडिंग है वो हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि आपके इक्वेशंस हैं 3 और अननोन्स भी हैं 3, तो यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए. But let us see, are we getting unique solution or not? So पहले इन दोनों को लो. कैसे सॉल्व करते थे, इन दोनों को लेते हैं, x का कोई x को हटाते हैं पहले. तो इस इक्वेशन को लेता हूं 2x प्लस 3y प्लस 4z इज 27. और इसको डबल कर दूं ताकि x का कोएफिशिएंट सेम हो जाए. so this multiplied by 2, so this will become 2x plus 2y plus 2z is 12. and then if you subtract, x cancel हो जाएगा, you'll get y plus 2z is equal to 50. कितने के बराबर आया, 15 के बराबर. So एक इक्वेशन आ गया y z में. वी हैव यूज्ड इक्वेशन 1 and 2. वी हैव नॉट यूज्ड 3. सो 3 को भी लो. 3 को लेकर करते हैं, देखते क्या आता है. ये हमारा इक्वेशन है. थर्ड इक्वेशन इज 5x प्लस 6y
प्लस 7z इज 45, और इस वाले इक्वेशन में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, सो यू गेट 5x प्लस 5y प्लस 5z is 30, right? And then if you subtract, x will get cancelled out, you will get y plus 2z is 15. So आपके पास जो दोनों इक्वेशन आया, पहले 1 and 2 से जो इक्वेशन आया, 1 and 3 से भी वही इक्वेशन आ रहा है। तो एंड में अगर ये दोनों इक्वेशन डिफरेंट होते तो y और z की वैल्यू निकाल लेता सॉल्व करके, और y और z सब्स्टिट्यूट करता किसी एक इक्वेशन में तो x की वैल्यू भी आ जाती। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट यू आर गेटिंग बोथ द इक्वेशंस एज सेम। तो इफेक्टिवली आपके पास एक ही इक्वेशन है, और बिकॉज दोनों इक्वेशन सेम है, एक ही इक्वेशन है और अननोन्स है दो, इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशंस आएंगे वो कितने आएंगे? इनफाइनाइट, बिकॉज इक्वेशन कम है और अननोन ज्यादा है। सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ solutions for this system of linear equation। लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा था कि इक्वेशन और अननोन बराबर हो तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वेशन और अननोन बराबर है, 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है x y z, लेकिन सॉल्व करके यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो देयर इज अ प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग था कि इक्वेशन और अननोन बराबर होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक आएगा, ये 100% करेक्ट नहीं था, राइट? तो वहां पे बस ये ध्यान रखना है कि वो करेक्ट था, लेकिन वहां पे जो इक्वेशंस होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट इक्वेशन। दे आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इंडिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एक इक्वेशन को आप बाकी रिमेनिंग इक्वेशन के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन 3 कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन 1 and 2, बट हियर यू कैन राइट इट। देखो कैसे, अगर हमने पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x 3y 3z, और दूसरा इक्वेशन एज इट इज है और दोनों को ऐड कर दो, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7 एंड 18, 6 3 जा 18 + 27 इज 45। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा है कि इक्वेशन 3 इज नथिंग बट 3 into इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, है ना? इक्वेशन 3 को आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के टर्म में लिख दिया। आप इक्वेशन 2 को भी चाहते तो इन दोनों के टर्म में लिखते। कैसे लिखते? इक्वेशन 2 इज 3, इक्वेशन 3 माइनस 3 into इक्वेशन 1। तो कोई भी एक इक्वेशन को हम रिमेनिंग 2 इक्वेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ऐसे इक्वेशंस को कहा जाता है डिपेंडेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे बेसिकली 2 ही इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन तो हमने इन दोनों को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया है। पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया और दूसरा ऐड करके ये बना दिया। तो इफेक्टिवली आपके पास 2 ही इक्वेशन है, कहने को 3 है बट इंडिपेंडेंट कितने हैं? 2 ही हैं। इसीलिए 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो जब भी ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग है, कीप इन माइंड व्हेनेवर दोज इक्वेशंस हैव टू बी इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो वी से दैट इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, इन दैट केस वी विल गेट unique solution. If number of independent equation is less than number of unknown, in that case we will get infinite number of solution, right? So ये ध्यान में रखना है। तो number of independent equation number of unknown के बराबर तो unique, number of independent equation number of unknown से कम तो infinite solution आएगा। इतनी बात आपको समझ में रखनी है। तो यही एक आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन में ये एक बात था जो हमें देखना था कि नंबर ऑफ independent equation is equal to number of unknowns अगर ऐसा है then we will get unique solution और one solution। और अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन कम है तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन एक्चुअली 2 ही है, 3 नहीं है। ठीक, पहली बात।
एक और चीज समझना है इसमें बस कि अगर ये 45 की जगह, ये 45 की जगह मैं इसको चेंज करके 50 कर दूं, कुछ भी नंबर कर दूं, एनीथिंग अदर देन 45, एनी नंबर अदर देन 45, अब तो ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा, क्योंकि इन दोनों को अब हम अगर हम इसको ऐड करें किसी तरीके से, कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो तीसरा साइड, तीसरा कभी नहीं मिलेगा। LHS तो मिल जाएगा, RHS नहीं मिलेगा, राइट। तो अब ये हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी यहां पे सोल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये दोनों इक्वेशन के हिसाब से ये इस कॉम्बिनेशन का वैल्यू 45 होना चाहिए। बिकॉज अगर आप इसमें 3 ऐड से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो तो LHS तो मैच कर जाएगा, और RHS में 18 प्लस 27 45 आना चाहिए, जबकि यहां पे कह रहा है 50। तो ये इंडिपेंडेंट तो हो गया, लेकिन अब ये म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया, बिकॉज फर्स्ट 2 इक्वेशन के हिसाब से थर्ड इक्वेशन में LHS का वैल्यू, ये RHS में 45 आना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में, जबकि इक्वेशन जो दिया है वो 50 दिया है, यानी तीसरा इक्वेशन पहले दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो आपको कोई भी XYZ ऐसा नहीं मिलेगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। पहले दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो तीसरे का वैल्यू 45 देगा, 50 नहीं देगा। तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टिंग इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो अगर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगा तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 0, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कैसे समझेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन? आपने पहला 2 इक्वेशन लिया, x को सब आपने x को एलिमिनेट किया, YZ में एक इक्वेशन आ गया। आपने फिर थर्ड और सेकंड या थर्ड और 1 लेके उसमें भी x को एलिमिनेट किया, y और z में सेकंड इक्वेशन आ गया। ये जो दोनों इक्वेशन आएगा y और z में, उसमें LHS तो सेम रहेगा, लेकिन RHS में वैल्यूज अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ y प्लस 2z 15 आया, यहाँ y प्लस 2z कुछ और आएगा। जैसे अगर आप 50 रखते तो y प्लस 2z 20 आ जाता। तो एक इक्वेशन आता y प्लस 2z 15 और एक आता y प्लस 2z 20। अब दोनों में, ये दोनों तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग है। y प्लस 2z की वैल्यू तो एक ही होगी, या तो 15 होगी या 20 होगी, दोनों कैसे होगी? तो उसे हम कहते हैं इन म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के केस में आपके नो सॉल्यूशन होंगे। इनकंसिस्टेंट कैसे होगा? एकदम सीधी सी बात है, पहले 2 इक्वेशन से x एलिमिनेट करो, YZ में एक इक्वेशन आएगा। तीसरा और पहला से भी x एलिमिनेट करो, एक और इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशन में LHS सेम हो जाएगा, RHS के नंबर्स अलग अलग हो गए, इसका मतलब है इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। इंडिपेंडेंट इक्वेशंस अननोन्स के बराबर तो यूनिक सॉल्यूशन। इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन्स से कम, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यही एक बात थी इसमें कॉन्सेप्चुअली जो हम लोग समझे हैं। अगले वीडियो लेसन में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे, ये जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन देखा अभी, इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा एक हल्का फुल्का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, 5 मिनट लगेगा मुश्किल से, और उसके बाद विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस आइडिया ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप सब समझ में आया होगा आपको। जो भी नहीं समझ में आए, जहां भी नहीं समझ में आए, प्लीज put that in the comment section so that we can look at the comment and try to come back and answer your questions, answer your queries। चलो यहीं पे रैप करते हैं इस लेक्चर को, और अगले लेक्चर में हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।